हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर और मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पे बेस्ड पीवाईक्यू डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और अपकमिंग नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आपने इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है, वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड है हमारा आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। एक बॉल को ना प्रोजेक्ट किया हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए से। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको दे रखी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो एंगल होता है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया हुआ उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ द पाथ द वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड के अंदर ना उसकी वेलोसिटी बतानी है आपको। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है। कुछ इस तरीके से, ये वर्टिकल एक्सिस है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का इन्होंने ए का नाम दे दिया। इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब इस मोशन के दौरान एक ना हाईएस्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहां पे बी। ये क्या है? इस प्रोजेक्टाइल मोशन का ना हाईएस्ट पॉइंट है। अब आपने इस बात का ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल एग्जिस्ट करती है। जो एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो उसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एग्जैक्टली उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। यू कोस थीटा की बात कर रहे हो। और एक स्पेशल चीज और, यहां पे ना अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट डिस्कस करोगे ना हाईएस्ट पॉइंट पे, देयर एग्जिस्ट नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। सो एट बी, यानी कि जो कि क्या है, इसकी मोशन का ना हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पे जो वेलोसिटी है बी पॉइंट पे वो बेसिकली क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा यू कोस थीटा, स्टिल इज इक्वल टू। अब आपको ना यू की वैल्यू गिवन है 20 मीटर पर सेकंड और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? कोसाइन 60 डिग्री। तो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा कोसाइन 60 डिग्री। कोसाइन 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू, सो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट बी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस बात का आपने ध्यान रखना है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट ए स्पीड। बुलेट की स्पीड दे दी है, डायरेक्शन दे दिया हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री के डायरेक्शन में उसको ना फायर किया। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज। अब मैक्सिमम हाइट का जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, जैसे मान लीजिए ये बुलेट को ना थ्रो किया गया सिंपली, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी? 280 मीटर पर सेकंड, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। सिंपल बात है, बुलेट को फायर किया हुआ एक गन से। मैक्सिमम हाइट वो कितनी गेन करेगी इस मोशन के दौरान? अगर आप इसके ना कंप्लीट पाथ को रिप्रेजेंट करते हो कुछ ऐसे, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 280 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये क्या है? इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी इस केस में? मैक्सिमम हाइट का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी। यही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है ना मैक्सिमम हाइट का।
सो आपको ना इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता है यहां पे, और उसके बाद आपको ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ना गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का अपना स्क्वायर कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 280, तो आपको ना 280 का स्क्वायर करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का आपको ना स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 9.8, स्टिल इज इक्वल टू। फर्दर अगर आप इसको जब सोल्व करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है, जैसे ये दोनों वैल्यू ना स्क्वायर के अंदर है तो न्यूमरेटर के अंदर आपके पास आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई विद 140, 2 से डिवाइड करके ये 70 आ जाएगा, एक 9.8 के नाम का ये डेसिमल यूज करना पड़ेगा आपको, स्टिल इज इक्वल टू। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो ना, आप इसको ना 14 पे कैंसिल कर सकते हो, ये चला जाएगा 10 पे, और ये 14 की टेबल में ये नंबर कहां पे आएगा, ये नंबर आएगा 7 पे, और फर्दर से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये आ जाएगा 100, तो ओवरऑल आपके पास कितना आ जाएगा 1000 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बुलेट। नेक्स्ट वन इज, एक बॉल को ना प्रोजेक्ट किया हुआ है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको गिवन है, लेकिन इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना वो ना वर्टिकल के रिस्पेक्ट में है, यानी कि पहले हम हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते थे, इस केस में ना वर्टिकल के साथ एंगल कंसीडर किया हुआ है। कोई बात नहीं, अगर ना वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री बना रखा है, हॉरिजॉन्टल के लिए एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप उसको ना 90 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी जैसे हमने ना फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप बात करते हो जो वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, वेलोसिटी का सिर्फ ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता हाईएस्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब 60 डिग्री का एंगल अगर ना वर्टिकल के रिस्पेक्ट में बना रखा, मान लीजिए ये ना वाई एक्सिस के साथ है, सो जो इसका ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो बन जाएगा 30 डिग्री। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पे जो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा वो क्या एग्जिस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, जो ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, अगर आप इसका ना कंपोनेंट ड्रॉ करते हो यहाँ पे, ये इसका ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है यू कोसाइन ऑफ 30 डिग्री, और साथ के साथ इसका ना अगर आप ना वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करते हो, ये इसका ना वर्टिकल कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, इसकी वैल्यू होती है यू साइन ऑफ द एंगल साइन 30 डिग्री। सो ओवरऑल जो इसका ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, वो एग्जिस्ट करेगा यू कोसाइन 30 डिग्री, स्टिल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, कोसाइन 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, स्टिल इज इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 √3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, 5 √2 मीटर पर सेकंड। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया वो डायरेक्ट ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से डेफिनेटली आपको ना एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है, नीट एग्जाम में। सो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ ये टॉपिक कवर करना है और इसकी ना प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जो कि ना एक सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, उस सर्कल की रेडियस कैपिटल आ रहा है, उसके ना यूनिफॉर्म स्पीड एग्जिस्ट कर रही है। टेकन ए टाइम टी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में ना वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी क्या है उसका ना टाइम पीरियड है। सर्कल का
एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में। अगर आप ना यहां पे कंसीडर करते हो सर्कुलर पाथ, अगर आप कंसीडर करोगे यहां पे सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, उसका एक कंप्लीट सर्कल को ट्रैवल करने में मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड ना यू से वो ट्रैवल कर रहा है। यहां पे जो टाइम पीरियड ऑफ मोशन है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सर्कुलर पाथ में टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी एक रेवोल्यूशन के दौरान, वो सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी 2 पाई आर। उसको वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे, टाइम पीरियड की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, यहां पे ना थीटा लिख लेना, यहां पे जो एंगल आएगा थीटा, टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल टू 4r। अगर इस सेम स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ इस ना सर्कुलर पाथ में ये ट्रेवल कर रहा है, v स्पीड है, अगर इस स्पीड के साथ उसको क्या किया जाए, उसको ना प्रोजेक्ट कर दिया जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थीटा डिग्री के एंगल पे, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल पाथ अगर इसका बनाया जाए इसी पार्टिकल का, तो ये ना मैक्सिमम हाइट जो गेन करेगा वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, 4 टाइम्स आर। आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ इस तरीके से इस सेम स्पीड के साथ, मान लीजिए v स्पीड के साथ थीटा डिग्री एंगल पे थ्रो कर दिया, और इन्होंने क्या बोला, जो मैक्सिमम हाइट वो गेन करेगा, ये इसकी ना मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट कितनी गेन कर लेगा ये, इस सर्कल की रेडियस का ना 4 टाइम्स। नाउ अगर आप ना मैक्सिमम हाइट का यहां पे ना फॉर्मूला यूज करते हो, मैक्सिमम हाइट का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जो अभी हमने यहां पे भी यूज किया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यहां पे अगर देखोगे जरा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, v के इक्वल है, यानी कि v का स्क्वायर आएगा यहां पे। अब इन्होंने बोल दिया ये मैक्सिमम हाइट क्या है, उस सर्कल की रेडियस का ना 4 टाइम्स है, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब सिंपल जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के आंसर में ना जैसे टाइम पीरियड इन्वॉल्व है इन चारों ऑप्शन में। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां से ना वेलोसिटी की वैल्यू ना टाइम की टर्म्स में इस साइड पुट कर दीजिए, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही तो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो, v की वैल्यू जब आप यहां पे पुट करते हो, v की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, और साथ में आपको करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स r। क्या फाइंड आउट करना, हमारा टारगेट है एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करना, स्टिल इज इक्वल टू। अगर आप इस इक्वेशन को ना साइन स्क्वायर थीटा के लिए सोल्व करते हो, साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप ना इस वैल्यू को सोल्व कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा के लिए जब आप इसको सोल्व करोगे आपको ना क्या वैल्यू मिलती है यहां पे, ये बन जाएगा 8 जी आर कैपिटल टी, और कैपिटल टी का फिलहाल आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइड में 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, साथ में बन जाएगा पाई का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आर का स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू। फर्दर जब आप इसको सोल्व करो तो क्या वैल्यू मिलती है, जी कैपिटल टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 आपके पास, और ये बन जाएगा पाई का स्क्वायर, और कैपिटल आर डेनोमिनेटर में ही है। अब आपको ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, मैं इसका ना ओवरऑल आंसर लिख रहा हूं, थीटा का जो वैल्यू फाइनली आपके पास आना है यहां पे ना, जो थीटा का वैल्यू आएगा आपके पास ओवरऑल, थीटा का वैल्यू आपके पास आएगा साइन इनवर्स के अंदर, क्योंकि ना जब आप थीटा को इवेल्युएट करोगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना राइट साइड में जाके ना इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, उसके लिए ना राइट साइड में आपको अंडर रूट कंसीडर करना पड़ेगा, और अंडर रूट ना साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर आ जाएगा। कितनी वैल्यू बनती है, ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर आर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आप चेक कर लीजिए, अंडर रूट 2 जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर। सो इसके बेसिस पे तो आपका ना ऑप्शन 1 नंबर
ऑप्शन नंबर 1 क्या बनता है, ठीक आंसर बनता है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी। एक प्रोजेक्टाइल है, उसको ना अर्थ की सरफेस से एक वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया, और वो वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट, अब एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है, उसको किसी दूसरे प्लेनेट पे थ्रो कर दिया, उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और उसका एंगल सेम है जितना एंगल उस अर्थ वाले प्रोजेक्टाइल का है। फॉलो ए ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अर्थ। अब एक अर्थ से और एक दूसरे प्लेनेट से दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल है, उनकी ना ट्रेजेक्ट्री आपस में मैच हो रही है। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज, तो उस दूसरे प्लेनेट पे आपको ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पे तो हम केस डिस्कस करते हैं अर्थ का, और यहां पे हम केस डिस्कस करते हैं उस प्लेनेट का, और फाइनली हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब अर्थ की सरफेस पे आपको ना क्या सिचुएशन दे रखी है, यहां पे जो वेलोसिटी है, मान लीजिए उसको अपना u1 से एक्सप्रेस करते हो, वो वैल्यू आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है थीटा। और जो दूसरे प्लेनेट पे वेलोसिटी है, मान लीजिए आप उसको ना u2 से डिनोट करते हो, दूसरे प्लेनेट पे वेलोसिटी की वैल्यू जो आपको दे रखी है, वो वैल्यू आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। और जो एंगल है, एंगल भी यहां पे मान लीजिए, यहां पे ना अगर θ2 से डिनोट करते हो एंगल को आप ना, जो θ2 है उसकी वैल्यू ना एग्जैक्टली θ1 के इक्वल है, और यहां पे आप एंगल का नाम ना अगर θ1 देते हो अर्थ पे, तो उसकी वैल्यू क्या है थीटा। यानी कि दोनों के लिए ना सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू सेम है। बस अब सिंपली आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस प्लेनेट की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, और आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री है। अब आपको ना यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करना पड़ेगा। जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अगर आप ना ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का यूज करते हो, तब आपको क्या वैल्यू मिलती है, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको ना यूज करनी पड़ेगी। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आप इसमें ध्यान से देखना जरा, यहां पे ना अगर आप देखो, क्योंकि ना दोनों प्रोजेक्टाइल का ना एंगल सेम है, सो टेंजेंट थीटा दोनों के लिए सेम हो जाएगा। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा भी सेम हो जाएगा। अब जो ट्रेजेक्ट्री है, आइडेंटिकल प्रोजेक्ट्री है, सो y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो जाएगा। सिर्फ यहां पे जो एक चीज है, प्लेनेट टू प्लेनेट ना क्या ऐसी चीज है जो वेरी करती है, वो है प्लेनेट की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट, वही हमको फाइंड आउट करनी है। अब अर्थ के लिए जो ग्रेविटी है, और दूसरा एक इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, ये एक ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट रहनी चाहिए, g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। तो हम यहां इसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर सिमिलर ट्रेजेक्ट्री, फॉर आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री, ये भी बोल सकते हो, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्रीज वी हैव g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन, जो दोनों प्लेनेट की एक्सेलेरेशन है, उसका रेशो आपको कंसीडर करना है दोनों प्लेनेट पे जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसके स्क्वायर से। अब उसके स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब अर्थ पे अगर आप बात करते हो, मान लीजिए उसको आप g से एक्सप्रेस करते हो, डिवाइडेड बाय, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो दूसरे प्लेनेट पे मान लीजिए वहां पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू को आपने g डैश से एक्सप्रेस करते हो, डिवाइडेड बाय, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा u2 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी वैल्यू अलग है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो g डैश की वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, u2 का स्क्वायर, या फिर आप सिंपली लिखोगे u2
डिवाइडेड बाय u1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दोगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टिल इज इक्वल टू, अब u2 की वैल्यू 3 है, u1 की वैल्यू 5 है, तो इनका रेशियो u2 बाई u1 3/5 उसका स्क्वायर करोगे तो आपको ना क्या वैल्यू मिलेगी यहां पे ना, मैं इसको ना यहां पे लिख रहा हूं अब दोबारा, चलो जी डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी u2 बाई u1 और उसका स्क्वायर u2 बाई u1, यानी कि ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 25 और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब यहां पे ना कोई वैल्यू मेंशन नहीं है तो आपको ना 9.8 कंसीडर करनी पड़ेगी, स्टिल इज इक्वल टू। अब फर्दर आप इसको ना सोल्व कर लीजिए, फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे 25 से डिवाइड किया हुआ ना इसको, क्या वैल्यू मिलती है आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, आप इसको ना कैसे करोगे 9 डिवाइडेड बाई 10 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 98 को ना 25 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो ये 3 पे जाएगा 75 सब्ट्रैक्ट करोगे फिर ये आ जाएगा आपके पास 23, उसके बाद आप ना डेसिमल यूज कर लोगे यहां पे 23 के आगे आप ना 0 लगा दोगे 230 और उसके बाद ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 8 पे। होप आपको ये समझ में आया होगा। सो फाइनली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आपको मिलती है ओवरऑल जी डैश, उस प्लेनेट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो आपको मिलती है 9 को ना 3.8 से मल्टीप्लाई करते हो और इस वैल्यू को आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.42। अब 3.42 के नेबरहुड में जो आपका आंसर एग्जिस्ट करता है वो तो एग्जिस्ट करता ऑप्शन नंबर 1 देखा जाए तो। एक बार मैं इसका ना आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूं कि इसका आंसर ना क्या पॉसिबल आंसर इसका दे दिया हुआ है। हाँ जी ये ठीक है, हमारा 3.5 ही इसका आंसर आएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में ना जैसे x और y है वो दोनों के लिए सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि थीटा की वैल्यू सेम है, तो टेंजेंट थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे मेंशन है वो भी इक्वल हो जाएगा। सिर्फ इस इक्वेशन में जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ना वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ जो रेशो है वो एक ऐसी वैल्यू है जो आपको इक्वल पुट करनी पड़ेगी आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी के लिए। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट इज, अब एक प्रोजेक्टाइल के केस में कुछ ऐसा सिनेरियो आपको गिवन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ना ए का नाम दिया हुआ है और जिस पॉइंट में वो दोबारा हिट करता ग्राउंड पे उसको ना बी का नाम दिया हुआ है। अब यहां पे अगर आप ना वेलोसिटी की बात करते हो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मान लीजिए जो वेलोसिटी है यहां पे उस वेलोसिटी को आप ना u से एक्सप्रेस करते हो और u की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ये आ जाएगा 2i + 3j, यानी कि यहां पे अगर आप ना इनिशियल इसका ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हो, इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना है 2i और जो इसका ना फर्दर वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट उसकी वैल्यू कितनी है यहां पे 3j। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ बी, बी पॉइंट क्या है जहां पे ये दोबारा ग्राउंड को हिट किया। अब देखना जरा जब ये ग्राउंड में ना हिट करेगा फाइनली, अब थ्रू आउट मोशन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, यानी कि जैसे मान लीजिए यहां पे अगर आप ना इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, आप इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरीके से ना यहां पे ड्रॉ कर दो लाइक दिस। अब इस वेलोसिटी वेक्टर का ना एक तो आप ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा जो फाइनल वेलोसिटी है यानी कि vx। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ना vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है ux के इक्वल। सो हम ये क्या लिख सकते हैं, जो इसका ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू तो आपके पास सेम रहेगी ट्वाइस ऑफ i, लेकिन अगर आप ना वर्टिकल कंपोनेंट को डिस्कस करते हो, जो इसका ना वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ना vy जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियली जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे y कंपोनेंट है उसका नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि -3j बन जाएगा। क्यों, इनिशियली उसकी मोशन क्या होती है, अपवर्ड होती है और फाइनली ग्राउंड को हिट करता तो उसकी मोशन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा उसका, Vx कितना रहेगा, इस तरीके से सेम रहेगा, ट्वाइस ऑफ आई। लेकिन जो y कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, इनिशियली y कंपोनेंट का एग्जैक्टली ऑपोजिट। सो ओवरऑल जो फाइनल उसकी वेलोसिटी आप लिखोगे ना, सो फाइनल उसकी जो वेलोसिटी आप लिखोगे, सो जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है उसको कैसे लिखोगे, Vxi प्लस Vyj। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसका सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2i माइनस में 3j। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑन विच इट हिट ऑन द ग्राउंड, 2i माइनस 3j, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज और जो मैक्सिमम हाइट है एक प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्टाइल के लिए ना आपको ना क्या सिचुएशन दे दिया यहां पे, अगर आप ध्यान से देखते हो, ये इसकी ना मैक्सिमम हाइट है, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, और ये इसकी ना हॉरिजॉन्टल रेंज है, जितने दूर ये क्या किया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ना जाके ग्राउंड पे हिट किया। गिवन दैट, आपको ना क्या वैल्यू गिवन है, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है और हॉरिजॉन्टल रेंज, उनकी वैल्यू आपस में इक्वल है, तब आपको ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, यू स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी। यू स्केयर डिवाइडेड बाई जी से यू स्केयर डिवाइडेड बाई जी कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करोगे, ये वैल्यू मिलती है आपको ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्री में ना मल्टीपल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जैसे साइन 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का, टेंजेंट 2 थीटा का, वहां से ये फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है। साइन 2 थीटा को कैसे एक्सपेंड करते हो, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां पे देखना जरा, यहां पे आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और ये डिवाइड में 2 बच जाएगा। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, फर्दर ये आपको वैल्यू मिलती है 4 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, और राइट साइड में आपको पास मिलता है साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब डेनोमिनेटर में लेके जाओगे कोस को, तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 4, और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 4। क्या बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 4। थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास फाइनली, टेंजेंट इनवर्स 4। टेंजेंट इनवर्स 4 यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, रेंज और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन दे रखा है कि वो आपस में इक्वल है। नेक्स्ट वन इज, एक मिसाइल को ना फायर किया गया, मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक मिसाइल को कुछ इस तरीके से फायर किया गया कि उसकी जो रेंज है ना वो मैक्सिमम बन जाएगी। रेंज मैक्सिमम होने की ना एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है। वो कंडीशन क्या होती है कि जो एंगल है ना, जिस पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्टाइल को अपना फायर कर रहे हो, वो एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए उस प्रोजेक्टाइल की रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए। ये आपको ना पता होना चाहिए, ये जब आप थ्योरेटिकल सेक्शन डिस्कस करते हो ना उसमें आता है ये। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, यहां पे कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 दे रखी है। रेंज की, द रेंज ऑफ मिसाइल इज, अब अगर आप ना रेंज की बात करते हो, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम द प्रोजेक्शन एंगल शुड बी, मस्ट बी 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, और आपको ना रेंज की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो रेंज की अगर आप बात करते हो
रेंज का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, यू स्क्वायर, अभी हमने यहां पे लिखा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज की अगर आप ना मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हो तो उसके लिए 45 पुट कर दो तो ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री बन जाएगा, ये साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। अब उसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे फाइनली, सो जो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो वो क्या वैल्यू आती है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 कंसीडर करना, यू का स्क्वायर कर दोगे, 20 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो, और फाइनली जो आपके पास आंसर आता है वो आता है आपके पास 40, और ये आंसर आएगा मीटर के अंदर। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो आपको ना एंगल की कंडीशन पता होनी चाहिए कि रेंज को मैक्सिमम करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। होप यू एंजॉय द क्लास and the concept. For angle of projection of a projectile at angle 45 minus theta and 45 plus theta, horizontal range described by the projectile are in the ratio 1:1। ध्यान देना, रेंज के लिए ना एक सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। आपको पता, दो कंप्लीमेंट्री एंगल हम किनको बोलते हैं, जिन एंगल का सम आपके पास कितना आता है 90 डिग्री आता है, उनको क्या बोलते हैं। अगर आप बात करते हो हॉरिजॉन्टल रेंज की, मान लीजिए हम ना ये दो एंगल कंसीडर करते हैं, थीटा 1 और एक दोबारा फिर ये एंगल आप कंसीडर करते हो थीटा 2। दोनों के केस में ना जो मैक्सिमम हाइट है, मान लीजिए ये h1 है और यहां पे जो मैक्सिमम हाइट है उसकी वैल्यू है h2, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। फॉर टू एंगल्स theta 1 and theta 2, if sum of these two angle is equal to 90 degree, then R1 is equal to R2 is equal to R। उनके लिए जो रेंज की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो हेयर यहां पे आपको ना थीटा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 डिग्री माइनस में थीटा, एंड थीटा 2 की वैल्यू क्या दे रखी है 45 डिग्री प्लस थीटा, 45 डिग्री प्लस थीटा। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आप करते हो तो आपको मिलता है 90 डिग्री। इसका मतलब है R1 रेशो R2 क्या बन जाएगा 1:1 बन जाएगा सिंपली। तो 1:1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। दो ऐसे एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री है उनके लिए ना हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम रहेगी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू उस एंगल के लिए ज्यादा होगी जो एंगल लार्ज होगा दोनों में से। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, थ्योरी में भी हम डिस्कस करते हैं इसको, ये आपको पता होना चाहिए। टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास with the same velocity are thrown at an angle 60 degree 30 degree with the horizontal, then which will remain same? Range here theta 1 is equal to 60 degree, theta 2 is equal to 30 degree, so theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degree, hence R1 is equal to R2। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। मैक्सिमम रेंज आपको दे रखी है एक गन की, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 कंसीडर करना है, देन मजल वेलोसिटी ऑफ शेल मस्ट बी 4। अगर आप इसको ना डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हो ना,
यहां से जैसे ना आप क्या करते हो, जैसे ना ये फायर फायर करते हो, जब आप इसमें से फायर करते हो, सो ये जो रेंज है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज। अब आपको ना जो मैक्सिमम रेंज है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 16 किलोमीटर। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 यूज करना। मजल वेलोसिटी ऑफ ए शेल मस्ट बी, तो शेल ना कितनी वेलोसिटी के साथ ना उसको क्या करेगी, फायर करती है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जैसे ना तोप का ये गोला है, तो तोप के गोले की क्या स्पीड होनी चाहिए जिससे वो क्या करे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। अब वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, वो आपको 16 दे रखी है। अब मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे एग्जिस्ट करती है, 45 पे, तो ये बन जाएगा यू स्केयर साइन टू थीटा 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय, जैसा हमने यहां पे किया था इस क्वेश्चन में। अगर आप देखो जरा ध्यान से, यू स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 16 दे रखी है। मजल की वेलोसिटी, द मजल वेलोसिटी ऑफ ए शेल मस्ट बी, तब आपको ना इसकी ना स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपल, यहां पे ना ये अननोन वैल्यू है। सो यू स्केयर की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 16g। इसका मतलब है u की वैल्यू बन जाएगी आपके पास अंडर रूट के अंदर 16 इंटू जी। जी की वैल्यू क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वैल्यू आपने क्या यूज करनी है, 10 यूज करनी है। देन मजल वेलोसिटी ऑफ ए शेल मस्ट बी। अब आप इसको ना सोल्व कर दीजिए फर्दर। u इज इक्वल टू 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 10 का अंडर रूट अगर आप देखोगे, 10 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2, यू स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई ग्रेविटी। साइन टू थीटा, साइन टू थीटा की वैल्यू तो आपके पास बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाई ग्रेविटी की वैल्यू आपने यूज करनी है 10। करिए सोल्व इसको, 16 का अंडर रूट आपके पास 4 आ जाएगा, और ये आपके पास अंडर रूट ना 10 बच जाएगा यहां पे ना, 4 अंडर रूट 10। ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये यहां पे ना किलोमीटर में है ना, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगर ये यहां पे लिखा हुआ किलोमीटर के अंदर, तो यहां पे जब आप इसको ना मीटर में कन्वर्ट कर दोगे ये वैल्यू आएगी आपके पास। सो यहां पे ओवरऑल आपको ना क्या करना पड़ेगा, इनटू में ग्रेविटी की वैल्यू 10 आ जाएगी। सो ओवरऑल 1 2 3 4 स्टिल इज इक्वल टू 16 का अंडर रूट 4 और 10,000 का अंडर रूट 100 मीटर। 400 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। यूनिट का भी आपने ध्यान रखना है, यहां पे किलोमीटर मेंशन किया हुआ है, 16 किलोमीटर तक वो मजल जाती है। नेक्स्ट वन इज, एक प्रोजेक्टाइल को ना फायर किया हुआ 45 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो एलिवेशन एंगल होता है ना हाईएस्ट पॉइंट का, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एलिवेशन एंगल आपने मेजर करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए ये ना इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना वो है थीटा डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब ये क्या है, इसका ना हाईएस्ट पॉइंट है एच। अब जब आप ना इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कनेक्ट कर देंगे, यहां पे जो आपके पास एंगल बनेगा, मान लीजिए उस एंगल को आप ना फाई से डिनोट करते हो, और थीटा यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इस बात का ध्यान रखना। जो थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और जो फाई है, फाई यहां पे कौन सा एंगल है, एलिवेशन एंगल है। जैसे आप ना क्या करते हो, एक ना पेड़ के सबसे ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट को देखते हो तो आई साइट होती है, जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ना हमारी आईज कितना एलिवेट करती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी आईज की, जो
वो क्या होता है, उसका एलिवेशन एंगल होता है। और अगर आप एक ना टॉप मोस्ट पॉइंट का, मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर से ना ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एलिवेशन और डिक्लिनेशन दो तरीके के एंगल एग्जिस्ट करते हैं। ये तो आपने ना 10th क्लास की जो एनसीईआरटी में जब आपने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उसके साथ भी जैसे हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो थे क्वेश्चन थे, वहां पे भी आपने कंसेप्ट डिस्कस किया था। अब हमको ना सिंपल टेंजेंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फायर कर दिया, थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 45 डिग्री पे उसको ना फायर कर दिया, उसकी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप ना टेंजेंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, अब ये ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ है और ये डी है। ओ एच डी जो ट्राइंगल है, ओ एच डी ट्राइंगल में से आप क्या लिखोगे, एच डी डिवाइडेड बाय ओ डी। अब एच डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, एच डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इससे ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए इसको ना आप ना पी से रिप्रेजेंट करते हो हाईएस्ट पॉइंट को, और इस पॉइंट को आप ना क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। ये हाइट आपके पास है ना कैपिटल एच है। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, आपको अगर ना टेंजेंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये बन जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। पी क्यू का क्या मतलब है, इसकी ना मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय ओ क्यू का क्या मतलब है। अब देखना जरा ध्यान से, मान लीजिए ये पॉइंट ना एस है, ओ से लेके एस इसका क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगा। पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट को अगर आप ना उसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हो ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रेंज के मिड पॉइंट पे जाके मीट करता है। सो ओ क्यू को आप क्या लिख सकते हो, ओ एस का हाफ, और ओ एस क्या है, इसका ना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता ही ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्योंकि 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था, वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हो। अब ट्वाइस ऑफ हाइट, मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए आपके पास, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी। और यहां पे रेंज का फॉर्मूला जब आप यूज करते हो, ये बन जाएगा यू स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। सिंपली ये आपके पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो, हाँ आपको ना टेंजेंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, अब देखना जरा ध्यान से, यू स्केयर और 2 से कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो रहा है यहां पे, तो और हाँ समझ रहे हो, टेंजेंट फाई की वैल्यू आपके पास 2 से तो 2 कैंसिल, यू स्केयर से यू स्केयर कैंसिल, सिंपली ये वैल्यू आपके पास आ जाती है साइन स्केयर थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 45, तो ये बन जाएगा साइन स्केयर 45। साइन स्केयर 45 का मतलब है 1/√2 का स्केयर 1/2। अब 1/2 का क्या मतलब है, फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 0.5, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। टेंजेंट इनवर्स 1/2 को कैसे लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स 0.5 आप लिख सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट वन इज स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स maximum height is half of its initial speed, the angle of projection is। अब सबसे पहली बात तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप डिस्कस करते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। इन्होंने ये कहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो स्पीड है उसका 50% है ना। इंटरेस्टिंग, वैसे होना चाहिए 50%, होना चाहिए 50%। क्यों, हॉरिजॉन्टल अगर आप इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात करते हो वहां पे वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी।
और टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता, तो उस वे में भी 50% बन ही जाएगा। आई बात समझ में कुछ? अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, और मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ये ना वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी है यहां पे इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्या है? इसका ना हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि मैक्सिमम हाइट है, और ये क्या है? इसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज है। द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स एज एट मैक्सिमम हाइट only the horizontal component of velocity exists। so और इन्होंने ये कहा है कि जो मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो स्पीड है, यानी कि अगर हम ये कहें हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाली स्पीड का कितना है? 50% है। ये चीज आपको दे रखी है इन्होंने सिचुएशन में। अब हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप बात करते हो तो इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि हम ये लिख सकते हैं u cos थीटा इज इक्वल टू, ये इनिशियल वेलोसिटी का कितना है? 50% है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u से u कैंसिल हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू को आपने क्या लिख दोगे? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। 60 डिग्री ऑप्शन में है, हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, पेशेंस के साथ आपने रिवीजन करनी है, कंसंट्रेशन के साथ। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको ना v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। 45 पे प्रोजेक्ट कर दिया तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम रहेगी। यही तो कंडीशन होती है। When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be, मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आएगा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आएगा इनिशियल मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। अब देखना जरा, इनिशियली जब आप मान लीजिए u वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करते हो, अब इस वेलोसिटी का अगर आप देखो जरा ध्यान से, ये इसका ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux, और एक इसका आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट। ये है आपके पास uy। जब ये फाइनली ग्राउंड पे हिट करता है ना, फाइनली जब ये ग्राउंड पे हिट करता है, अब यहां जरा ध्यान से देखना, यहां पे जो इसका ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा उसकी वैल्यू ना ux ही रहेगी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल। और जो इसका ना वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका कैसा एग्जिस्ट करेगा? डाउनवर्ड। ये इसका क्या एग्जिस्ट करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि कैसे एग्जिस्ट करेगा? डाउनवर्ड। ये बन जाएगा uy, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये रहेगा ux। अब आप देखना जरा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, सो हम क्या लिख सकते हैं? हेयर द चेंज इन मोमेंटम, change in momentum is due to the vertical component of velocity only। वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा। अब मान लीजिए क्योंकि इसका ना फाइनली जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है,
तो फाइनली इसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। फाइनल मोमेंटम को अगर आप ना P2 से एक्सप्रेस कर देते हो, ये मोमेंटम इसका डाउनवर्ड है, और इनिशियल मोमेंटम को आप ना मान लीजिए P1 से एक्सप्रेस कर देते हो। सो अगर हम लिखें चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू ऑफ मोमेंटम माइनस में इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम स्टिल इज इक्वल टू। अब क्योंकि ना सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये चेंज आया है, और अब ये मान के चलो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम ना पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मान लीजिए इसको आप ना पॉजिटिव मान के चलते हो, तो ये अपवर्ड वाली डायरेक्शन ये आपको ना नेगेटिव कंसीडर करनी पड़ेगी। अपवर्ड वाली आपको क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, नेगेटिव कंसीडर करनी पड़ेगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, स्टिल इज इक्वल टू, फाइनल जब आप इसका मोमेंटम लिखते हो ना, मास तो उसका खैर सेम है ही है, m, जो इसका ना वर्टिकल कंपोनेंट है, बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब है Vy माइनस में m इंटू uy। अभी हमने इसको लिखा है सिर्फ वेक्टर सेंस में, ध्यान देना इस बात पे, और 45 इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, स्टिल इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा m, वेलोसिटी का y कंपोनेंट डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रखा है, और वेलोसिटी v है इसकी। अच्छा ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये v है, तो ये बन जाएगा डाउनवर्ड के केस में v साइन थीटा, और ये बन जाएगा माइनस में m, और यहां पे बन जाएगा आपके पास माइनस में v साइन थीटा। यही तो बनेगा। और जब आप इसको ओवरऑल कंसीडर करते हो एज चेंज इन मोमेंटम, तो ये आपके पास बन जाएगा ट्वाइस ऑफ m इंटू वी, और आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, और थीटा कितना 45 मेंशन है, तो साइन 45 ट्वाइस ऑफ m इंटू वी, ये आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री। सो ओवरऑल अगर आप यहां पे लिखते हो ना, सो जो चेंज इन मोमेंटम है और उसका मैग्नीट्यूड आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2mv साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और ये यहाँ पे ना वेलोसिटी ही है, और आपको इसका ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा √2 मास इंटू वेलोसिटी, √2 मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। √2 अलग है इससे, मास और वेलोसिटी से। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल ए है, उसको ना ड्रॉप कर दिया एक पर्टिकुलर हाइट से, और दूसरे पार्टिकल को ना प्रोजेक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल उसकी स्पीड दे दी आपको फ्रॉम द सेम हाइट। देन करेक्ट वन इज, पार्टिकल ए विल रीच ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, या फिर पार्टिकल बी पहले पहुंच जाएगा। बोथ पार्टिकल सेम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और बोथ पार्टिकल सेम स्पीड से पहुंच जाएंगे। मैं आपको ना दोनों चीजें कैलकुलेट करके बता दूंगा। यहां पे देखना जरा, यहां पे इन्होंने ना क्या सिचुएशन दे रखी है। मान लीजिए यहां पे तो हम ना डिस्कस करते हैं सिनारियो पार्टिकल ए के लिए, पार्टिकल ए मोशन, पार्टिकल ए की जो मोशन है वो सिंपल, मान लीजिए कि ना पर्टिकुलर हाइट पे है वो, पार्टिकल ए को आपने एक ना पर्टिकुलर हाइट पे कंसीडर किया हुआ है। अब इस हाइट से जब उसको ना डाउनवर्ड फॉल करवाया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है इसको मानते हुए, तब ये ना ग्राउंड पे किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा और कितने टाइम में हिट करेगा, अगर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। अब इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है हेयर, जिस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पे हिट करेगा वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिस हाइट से इसको थ्रो किया जा रहा है। और अगर आप ना टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हो, पॉइंट ए के लिए ही बात करें, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सिंपल फ्री फॉल मोशन है इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ। अब इसके कंपैरिजन में
अगर आप बात करते हो पार्टिकल बी की मोशन का, पार्टिकल बी मोशन, अब उस केस में सेम हाइट से उसको ना थ्रो किया गया पार्टिकल बी को, लेकिन इस बार ना इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, ये पार्टिकल बी, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू प्रोवाइड कर दिया, तो ओवरऑल इसका जो पाथ कैसा बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा कि ना पैराबोलिक पाथ बन जाएगा। हेयर अगर आप ना टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हो, सबसे पहले तो जिस वेलोसिटी से ये ना ग्राउंड को हिट करेगा, अगर आप ना वेलोसिटी की बात करते हो यहां पे हेयर v इज इक्वल टू, तो ये आपके पास बन जाएगा, हाँ सिंपल, वेलोसिटी कितनी बन जाएगी अंडर रूट के अंदर u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g इंटू एच, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी ट्वाइस ऑफ h डिवाइडेड बाय g। ये सिनारियो एग्जिस्ट करता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन पे कोई असर नहीं डाल सकती। एज वर्टिकल एक्सेलरेशन या फिर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन फॉर बोथ ए एंड बी आर सेम इज सेम। सो उस केस में आपको क्या रहेगा, ये दोनों पार्टिकल ग्राउंड पे साइमल्टेनियसली पहुंच जाएंगे लेकिन स्पीड डिफरेंट होएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन है। सो आप क्या लिख सकते हो, टाइम बाय ए टू रीच ग्राउंड इज इक्वल टू टाइम बाय बी टू रीच ग्राउंड, एंड जो वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ ए वो वेलोसिटी ऑफ बी के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि उसमें ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी को, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बॉडी है ए जिसका मास कैपिटल एम है, उसको वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया थीटा 30 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। दूसरी बॉडी कैपिटल बी है, सेम मास है, उसको सेम स्पीड से थ्रो कर दिया लेकिन 60 डिग्री के एंगल पे। रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, अब आप देखना जरा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या आएगा इसमें, 1:1 ही तो आएगा। कुछ ऐसा सिनेरियो दे रखा आपको, यहां पे अगर आप बात करते हो, मान लीजिए एक बॉडी ए है, उसकी वेलोसिटी v है और उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है 30 डिग्री। ये क्या है, अगर आप देखो जरा ध्यान से, वेलोसिटी ए बॉडी की वो v है। दूसरा अगर आप यहां पे ना एक वेलोसिटी वेक्टर दोबारा बनाओ यहां पे, या हम इनको ना अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, अलग अलग उसमें ड्रॉ कर लेते हैं हम इनको ना, ताकि समझने में आपको ना आसानी हो जाए। फॉर बॉडी ए एंगल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, v है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू v, और ये क्या रहेगा इसका ना हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगा, और ये क्या रहेगी इसकी मैक्सिमम हाइट रहेगी। अब दूसरा, अब इस केस में जो बॉडी बी की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी सेम है, एंगल उसका डिफरेंट है, रेंज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए इसका रेंज को आप r1 लिखते हो, इसकी रेंज को अपना r2 लिखते हो। फॉर बॉडी बी द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी, अब आपने देखना जरा ध्यान से, हेयर θ1 प्लस θ2, हमने इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में। अगर दो डिफरेंट बॉडीज हैं, उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अगर आप ना ऐड कर दो, और अगर वो वैल्यू आपको ना 90 डिग्री प्रोवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ
तो जो उन दोनों की ना रेंज हो जाएगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और क्योंकि बॉडी का ना मास भी सेम है, इवन की मास भी उसका सेम है, वैसे मास से तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, स्पीड भी सेम है। सो क्या रहेगा इसमें, 1:1 रहेगा। ये हमने पहले भी 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में। सो आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन के PYQ के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। शेयर जरूर कर देना क्लास को। थैंक यू।